नमस्कार। न्यायशाला में आज मैं बात करूंगा कृषि प्रधान देश भारत में कृषकों के लिए लाए गए बिल के बारे में। आप 2-3 दिनों से देख रहे होंगे पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। एक केंद्रीय मंत्री ने इसी बिल के विरोध में इस्तीफ़ा भी दे दिया। आज राज्यसभा में बहुत हंगामे के साथ ये बिल पास भी हुआ। ऐसा क्या है इस बिल में, क्यों इतना हंगामा बरपा हुआ है पूरे देश में? आज मैं इन 3 बिलों की समीक्षा करूंगा। हालांकि 2 बिल लाए गए हैं और एक अमेंडमेंट हुआ है, तो इन तीनों बिलों के बारे में मैं बात करूंगा। इन बिलों के बारे में या इन एक्ट्स के बारे में या किसी भी देश में जो भी बदलाव हो रहे हैं उनके बारे में हमारा और आपका बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस देश का विपक्ष इस समय जो सिंगापुर में इलाज करा रहा है, पूरे समय भी कहीं ना कहीं अपना इलाज ही करवा रहा होता है, क्योंकि इस देश का विपक्ष का वी जो है पक्ष में जो वी हम लगाते हैं वो गायब है और वो कहीं ना कहीं एक सत्ता पक्ष की तरह ही व्यवहार करता है और उसका व्यवहार सत्ता पक्ष की तरह ही होता है। इसलिए हमारा और आपका बात करना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। सत्ता पक्ष के द्वारा किए गए कामों के बारे में, वो सही हैं गलत हैं, उनकी समालोचना, उनकी आलोचना या जो अच्छे काम हैं उनकी बड़ाई करना हमारा और आपका कर्तव्य हो जाता है। पहला जो बिल है जो केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पहले लाया गया, फिर आज राज्यसभा में पास हुआ, वह है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इसमें यह प्रावधान है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद देश में रह रहे या किसी प्रदेश में रह रहे किसी भी किसान को यह बाध्यता नहीं होगी कि वह जो अनाज पैदा करता है वह उसे अपने ही राज्य में बेचना होगा। वह किसी भी राज्य की बाहरी सीमा में जाकर भी कहीं भी बेच सकता है और इसके लिए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कोई भी टैक्स उससे इम्पोज नहीं करेंगी। मतलब उसकी ख़रीदारी और बेच के लिए कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स उससे नहीं लिया जाएगा। मोटी बात इस बिल की ये है। दूसरा जो अमेंडमेंट किया गया है, इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है, वो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 था, जिसमें ये प्रावधान था कि जो ज़रूरी सामान है जैसे अनाज हो गया, दाल हो गया, तेल हो गया, प्याज, आलू, इन सब का एक सीमा निर्धारित थी। उस निर्धारित सीमा के ऊपर आप किसी भी अनाज का, आलू, प्याज, इन सब चीज़ों का संचय नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। अगर मैं ख़रीदार हूँ, किसान से मैं ख़रीद रहा हूँ, तो मैं ख़रीद के उसका संचय मैं एक निर्धारित सीमा के ऊपर नहीं कर सकता था, जो कि इस अमेंडमेंट के बाद हटा दी गई है। मतलब अब देश में जितने भी बड़े व्यापारी हैं जो आजकल आ रहे हैं, फेयर प्राइस, रिलायंस और ये भी जितने भी लोग हैं, वो कितना भी सामान खरीद कर संचय कर सकते हैं और फिर जब भी इनको लगेगा कि अब ये औने पौने दाम में बेचे जा सकते हैं, वो हम जैसे लोग जो इनको खाते हैं, हम जैसे लोग जो इनको ख़रीदते हैं, उनको वो अपने तय की गई कीमतों के अनुसार जब मन करेगा वो बेचेंगे। तीसरा बिल जो है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। अब यहाँ पे फार्मर को एम्पावरमेंट करने की बात आई है। जब भी आपको लगे कि किसी के एम्पावरमेंट की बात आ रही है, एम्पावरमेंट करने की कोशिश सरकार कर रही है या कह रही है, तो मुझे जहाँ तक लगता है उसमें समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ लोचा है। इस एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन एग्रीमेंट में सरकार ये कह रही है कि किसान अपनी जब बुआई करेगा, बुआई से पहले वो एक बड़े किसी कॉरपोरेट के साथ, किसी कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट कर लेगा और उस एग्रीमेंट में वो एक तय करेगा कि आप जो है जो ये फसल होगी उसका जब फसल तैयार हो जाएगी तो मैं आपको ये फसल की डिलीवरी करूँगा, अनाज की डिलीवरी करूँगा और आप इतनी कीमत मुझे दे दीजिएगा। तो वो कंपनी एग्रीमेंट करेगी और सारा खर्चा किसान करेगा, बुआई का, जुताई का, उसका देखभाल का सब खर्चा वो किसान करेगा। लेकिन जब उसकी फसल पैदा होगी तो जो निर्धारित सीमा होगी, निर्धारित मूल्य होगा उसका, वो निर्धारित मूल्य कंपनी दे देगी और जब आप डिलीवरी करेंगे तो केवल आपको 1/3 मिलेगा और जो बकाया राशि है वो 30 दिन के अंदर आपको मिलेगा। ऐसा इस बिल में प्रावधान है।
अब मैंने आपको ये मोटी मोटी बातें बताई इन तीनों बिल और एक्ट की। अब मैं इनका बात करता हूँ कि ये इनका विरोध क्यों हो रहा है और इनका विरोध क्यों किया जाना चाहिए। अगर मैं बात करूँ पहले बिल की, जो मैंने पहला एक्ट बताया, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन एक्ट 2020, तो आपको यह पता होना चाहिए कि देश में जो 85% किसान है, उनके पास 1 से 2 एकड़ ज़मीन है। 1 से 2 एकड़ ज़मीन में कितनी पैदावार होती है और 1 से 2 एकड़ ज़मीन की जो पैदावार होगी वो किस प्रदेश में वो बेचने जाएगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए मेरा 2 बोरिया गेहूँ हो रहा है, तो मैं 2 बोरा गेहूँ किस प्रदेश में उठा कर ले जाकर बेचने जाऊँगा, और जब मैं बेचने जाऊँगा तो मुझे उसका प्राइस उसी समय मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो मैं फिर वापस आऊँगा, फिर लेके जाऊँगा, या फिर मैं एक बार माल बेच कर आया फिर मैं दोबारा उसका पैसा लेने जाऊँगा। तो इस तरीके की जो कमियां हैं इस बिल में, इस तरीके की बातें हैं। क्योंकि देखिए, जब भी कोई कानून या नियम बनता है तो वह उस देश के उस अंतिम आदमी के लिए बनना चाहिए जिस देश संसाधनों की कमी है, वो उन सारे संसाधनों का प्रयोग नहीं कर सकता। तो हमें सिर्फ इन देश के 15% लोगों के बारे में सोचकर कानून नहीं बनाना चाहिए। देश के जो अंतिम आदमी है, जो हर सरकार कहती है कि हम अंत्योदय का सपना देखते हैं, दीनदयाल जी भी अंत्योदय का सपना देखा करते थे, तो अंत के उदय का जो सपना होना चाहिए, जो अंतिम आदमी है देश का, उसके बारे में सोचकर कानून बनना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे लगता है देश के हर एक व्यक्ति को ऐसा मानना चाहिए। तो एक सबसे बड़ी कमी ये है। दूसरा जो इन्होंने अमेंडमेंट किया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ, उसके अनुसार देश में जो बड़े व्यापारी आ गए हैं, फेयर प्राइस और रिलायंस और बिग बाज़ार और इस टाइप के लोग अब इस देश में मूल्य निर्धारण करेंगे। आप मतलब इसमें घाटा सिर्फ़ और सिर्फ कंज्यूमर का होने वाला है। कल को ये अपने अकॉर्डिंग कीमतें निर्धारित करेंगे, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें बेचेंगे। क्योंकि अब जो एक सीमा थी कि इस सीमा के ऊपर आप संचय किसी चीज़ का नहीं कर सकते, अब वो सीमा हटा दी गई है। तो वो संचय करेंगे और अपने अकॉर्डिंग अपने औने पौने दामों पर कल को हमें बेचेंगे। तीसरा जो फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, जो एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन की बात की गई है, मान लीजिए मैं एक किसान हूँ, मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है, मैंने एक एग्रीमेंट कर लिया किसी कॉरपोरेट से। अब मैंने उस एग्रीमेंट में क्या लिखा, उस एग्रीमेंट में क्या पॉइंट्स होने चाहिए, वो तो मैं एक किसान हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं पता होगा। कॉर्पोरेट कंपनी क्या लिख के दे रही है, चलिए मान लीजिए कि वो उसमें सही चीज़ें लिखी गई, लेकिन उसमें भी जो बिल आप जो एग्रीमेंट का बिल है उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें क्वालिटी के बारे में कई जगह जिक्र आया है। मतलब कि अगर मान लीजिए कॉर्पोरेट कल को जब हम डिलीवरी देने जाते हैं, वो कहता है कि जो क्वालिटी हमने इस एग्रीमेंट में निर्धारित की थी वो क्वालिटी आपके अनाज में नहीं है, तो जितना अमाउंट तय हुआ था वो अमाउंट मैं आपको नहीं दूंगा। 100 रुपये अगर मान लीजिए एक बोरी का तय हुआ था तो मैं 100 रुपया नहीं दूंगा, क्योंकि क्वालिटी में आपके गिरावट है। अब बिल में क्या प्रोविज़न है कि आप जो है एक कमेटी है उसके पास जाएंगे, कमेटी निर्धारित करेगी। कमेटी से आप संतुष्ट नहीं होते हैं, एसडीएम के पास जाएंगे। एसडीएम से संतुष्ट नहीं है तो आप एडिशनल कलेक्टर नियुक्त होगा, उसके पास जाएंगे। उससे भी नहीं होता तो सिविल कोर्ट। मतलब आप जो है अपने एक बोरी गेहूं के चक्कर में आप कमेटी के पास जाइए, एसडीएम के पास जाइए, डीएम के पास जाइए, सिविल कोर्ट, मतलब ये आप चक्कर लगाते रहिए। इस देश में जहाँ आप थाने में एक कंप्लेन नहीं दर्ज हो पाती, एक किसान जिसके पास 1 बीघा 2 बीघा खेत है, वो एक थाने के पुलिस वाले से डरता है, वो एक कंप्लेन लेके नहीं जा पाता, वो कहाँ तक एसडीएम के पास जाएगा। और एसडीएम जो कि एसडीएम साहब, सॉरी मैंने एसडीएम शब्द यूज कर लिया, एसडीएम साहब नहीं कहा कि कोई एसडीएम मेरे वीडियो सुनेगा तो नाराज़ हो जाएगा। एसडीएम साहब के पास कैसे जाएगा, एसडीएम साहब से कैसे बात करेगा कि एसडीएम साहब मेरा ये हक है। एसडीएम साहब तो जो उनको समझ में आएगा, क्योंकि ज़्यादातर एसडीएम साहब जो आते हैं वो साहब ही होते हैं, ना उनको कृषि का पता होता है, ना उनको खेती का पता होता है, ना उनको क्वालिटी का पता होगा। तो साहब जो अपने अर्दलियों की सुनेंगे, साहब को जो समझ में आएगा वो मूल्य निर्धारित कर देंगे और वो आपको वो मानना पड़ेगा। तो और एक बात मैं आपको और बता दूं कि यह जो आढ़तियों को बीच में हटाने का फैसला किया गया है, मंडी को बीच में हटाने का फैसला किया गया है, यही बीजेपी सरकार थी जब सुषमा स्वराज के कई सारे भाषण इस समय आपको देखने को मिल रहे होंगे। आप देखिएगा कि उन्होंने पुरजोर विरोध किया था, और पुरजोर विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि देश का जो ढांचा है, आप उस ढांचे को बदल के कोई कानून नहीं ला सकते।
हालांकि ऐसा कानून, ऐसा प्रावधान यूरोप और अमेरिका के कंट्रीज़ में है, लेकिन वहाँ भी यह सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो भारत जैसे देश में यह सक्सेसफुल होगा, यह संशय की बात है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि पंजाब के किसानों ने पेप्सिको कंपनी से ऐसे ही कुछ टाइप का एग्रीमेंट आलू और टमाटर की खेती के लिए किया था, जो कि निहायत फेल हुआ। और पेप्सिको कंपनी ने कई सारे मुकदमे किसानों पर डाल दिए थे। जब किसानों ने उग्र आंदोलन किया तब जाके उन्होंने अपने सारे मुकदमे वापस किए। तो फ़िलहाल जो मैं मोटा मोटा ये देख पा रहा हूँ कि कॉरपोरेट अब धीरे धीरे या फिर पुरजोर तरीके से आपके खेतों तक घुस रहा है, आप किसानों के घरों तक अब घुस जाएगा। और आगे देखिएगा कितने बिचौलिए, एक बिचौलिया हटा है, कितने बिचौलिए पैदा होंगे। एक आपने हर्डल हटाया है या फिर एक आपने सुविधा हटाई है, मैं तो यही कहूँगा कि किसानों के लिए वो सुविधा ही थी, और कितने सारे हर्डल्स कल को आते हैं। खैर, ये आगे देखने वाली बात है। आज के इस सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद।